मेरा नाम मंजीत कौर। आप कब से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती? मैं तो 2 साल से कर रही हूँ। अच्छा, आपने फ़र्क महसूस किया? फर्क तो ठीक ही है, जैसे पहले होता था वैसे ही है, पर इसमें है कि खर्चा बहुत कम है। हाँ जी जी। खर्चा कोई नहीं है, हाँ जी जी। वैसे अपनी मेहनत है। तो सभी को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि सभी प्राकृतिक खेती करो, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम है और जो चीज़ भी निकलती है हमारी साफ़ सुथरी निकलती है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो हमारे जो सेहत को भी अच्छी है। हाँ जी इस करके जी। मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि आप यही खेती करो। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आरती भारद्वाज है और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने चैनल पे प्राकृतिक खेती के बारे में वीडियोस डालती हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी सूक्ष्म पर्यावरण के बारे में कि सूक्ष्म पर्यावरण क्या है और कैसे हमारी खेती के लिए, फार्मिंग के लिए सूक्ष्म पर्यावरण ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ होता है ऐसा परिवेश जो हमारे जीवामंडल को चारों तरफ से घेरे हुआ है। सूक्ष्म पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधों का अपना एक परिवेश, मिट्टी का अपना एक परिवेश जो उसको चारों तरफ से घेरे हुआ है। सूक्ष्म पर्यावरण या सूक्ष्म वातावरण को माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं और ये माइक्रो एनवायरनमेंट तभी अनुकूल माना जाएगा जब दो पेड़ों के बीच में बहने वाली हवा का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा और उसमें आर्द्रता 65 से 72% तक होगी। आइए अब जानते हैं सूक्ष्म पर्यावरण की आवश्यकता के बारे में। आपने भी ये शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आप अपने खेतों में कई तरह की खादें डालते हैं, कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं, कई तरह के कीटनाशकों और खरपतवारों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती, आपका पौधा उतना अच्छा फल नहीं पाता। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जड़ें स्वस्थ नहीं हैं, आपकी मृदा का सूक्ष्म वातावरण नहीं है, एक पर्याप्त सूक्ष्म पर्यावरण की परिस्थितियाँ आपके पेड़ पौधों को नहीं मिल पा रही हैं। जिस तरह से इंसान को अपनी विकास और वृद्धि के लिए एक अनुकूल वातावरण और पर्यावरण चाहिए, उसी तरह से पेड़ पौधों, फसलों और उनकी जड़ों को अपनी विकास और वृद्धि के लिए इस अनुकूल सूक्ष्म वातावरण की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण करने के लिए, इसे अनुकूल रखने के लिए 2 घटकों का उल्लेख किया गया है, जो कि है वाफसा और आच्छादन। प्राकृतिक खेती केवल जहर मुक्त खेती नहीं है, ये एक बचाव की खेती है। इसमें हम पेड़ पौधों के लिए बनने वाली प्रतिकूल स्थितियाँ, जैसे कि जिनसे कि कई तरह की बीमारियां या डिसऑर्डर्स आते हैं हमारे पौधों में, खरपतवार आती है या कई तरह के कीड़े लगते हैं हमारे खेतों में, उन परिस्थितियों को हम अपनी खेती की प्रणाली में थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस करके या कुछ घटकों को अपनाकर प्राकृतिक खेती के उन सभी कारणों को हम पहले ही दूर कर लेते हैं। आच्छादन, जिसे कि मल्चिंग भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भूमि की ऊपरी सतह को पेड़ पौधों के अवशेष, पत्तों, झाड़ियों इत्यादि से ढक देते हैं ताकि मिट्टी में सजीवता और उर्वरकता बनी रहे और मिट्टी का एक अनुकूल तापमान बना रहे। आच्छादन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मृदा आच्छादन, काष्ठा आच्छादन और सजीवा आच्छादन। आइए जानते हैं मृदा आच्छादन के बारे में। मृदा आच्छादन का मतलब है खेतों की कम जुताई। इसमें हम अपने खेतों की जुताई केवल 4.5 इंच तक ही करते हैं। जब हम अपने खेतों की बहुत गहरी जुताई करते हैं तो अत्यंत ठंड और अत्यंत गर्मी वाली स्थिति में मिट्टी सिकुड़ती और फैलती है, जिसके कारण कि मिट्टी में दरारें फट जाती हैं। इन दरारों के कारण मिट्टी में बसी हुई नमी का वाष्पोकरण हो जाता है, मतलब वो वाष्प बनकर उड़ जाती है और इससे आपकी मिट्टी की आर्द्रता भी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि मिट्टी में फलने वाले जीवाणुओं के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं रहती है उनकी विकास और वृद्धि के लिए, और इससे आपके जड़ों के जीवन पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।
अगला आता है काष्ठाच्छादन। काष्ठाच्छादन का मतलब है अपनी भूमि की ऊपरी सतह को ढकने के लिए काष्ठों का इस्तेमाल करना। काष्ठ यानी कि पेड़ पौधों के अवशेष, सूखी हुई झाड़ियाँ, पराली, भूसा इत्यादि लेकर हम अपने भूमि की ऊपरी सतह को ढक देंगे। काष्ठाच्छादन हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही काष्ठाच्छादन आपके खेतों में खरपतवार नाशक का काम भी करता है। सभी बीजों को उगने के लिए सूर्य की किरणों की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी मृदा में काष्ठाच्छादन करते हैं तो खरपतवार के बीजों को उगने के लिए पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो उग नहीं पाते और इस तरह से हमारे खेत काष्ठाच्छादन की सहायता से घास मुक्त रहते हैं। काष्ठाच्छादन आपकी मृदा के तापमान को भी अनुकूल रखता है। ये सूर्य की किरणों से रिफ्लेक्ट होने वाली कन्वेक्टिव हीट की रोकथाम भी करता है, जिससे कि आपकी मृदा का तापमान अनुकूल रहता है और मृदा की नमी का वाष्पीकरण होने से भी बचाता है, जिससे कि मृदा में पर्याप्त नमी बनी रहती है। इसके साथ ही काष्ठाच्छादन मृदा में ह्यूमस निर्माण में भी मदद करता है। ह्यूमस जो कि मिट्टी का एक ऑर्गेनिक मैटर है, काष्ठाच्छादन के अभाव में धूप की किरणों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। काष्ठाच्छादन आपके खेतों की उर्वरकता बढ़ाकर ह्यूमस का पर्याप्त निर्माण कर तापमान पर्याप्त रख के मृदा की पर्याप्त नमी के कारण मिट्टी का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे कि वो मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जैसी स्थिति से भी आपके खेत को बचाता है। तीसरा आच्छादन का प्रकार है सजीवा आच्छादन। सजीवा आच्छादन का मतलब है मुख्य फसल के साथ ली गई सह फसल। खेतों में खरपतवार को रोकने के लिए तथा एक पर्याप्त नमी बनाने के लिए सजीवा आच्छादन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें हम मुख्य फसल के साथ कुछ सह फसलें मिक्स करेंगे और इनकी मिक्सिंग के टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि यदि आपका मुख्य फसल की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं तो हमें सह फसल जो रखनी है वो ऐसी रखनी है जिसकी जड़ें उतनी डीप ना जाती हों। इसके साथ ही सह फसल का जीवन काल मुख्य फसल से 1/3 या आधा होना चाहिए। जैसे कि आपकी मुख्य फसल अगर 180 दिन की है तो आपकी सह फसल 60 या 90 दिन तक की ही होनी चाहिए। इसके अलावा खेतों में 2 फसलें मिक्स करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं मुख्य फसलें आपकी सह फसल को छाया देकर ढक तो नहीं रही हैं। सह फसल आपकी तेज़ी से बढ़ने और भूमि को ढकने वाली कोई फसल होनी चाहिए। सजीवा आच्छादन का एक उत्तम एग्जाम्पल है गेहूं की फसल में चने को उगाना। ये मुख्य फसल और सह फसल के वक्त ध्यान रखने वाली सारी बातों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ ही चना एक फलीदार फसल भी है जो कि एक लेग्यूम क्रॉप है। जब भी हम अपने खेतों में मिक्स तरह से कोई फसल लगाएंगे उसमें हमें फलीदार फसलों को मिक्स करना अत्यंत आवश्यक है। फलीदार फसलों की जड़ें अगर आप उखाड़ के कभी देखेंगे तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स या नोड्स। उन नोड्स में एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, मतलब वो आपकी जड़ों में नाइट्रोजन बनाता है और आगे चलकर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो जब भी आप अपने खेतों में सजीवा आच्छादन का इस्तेमाल करें, मिक्स रूप से आप अपने खेतों में कोई सब्ज़ी या कोई फसल लगाएं तो आप उसमें फलीदार फसलें ज़रूर डालें। फलीदार फसलें जैसे कि मटर, आपकी सभी प्रकार की दालें, मेथी, बरसीन इत्यादि। फलीदार फसलों की फसल लेते वक्त हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इन फसलों को जड़ों से नहीं उखाड़ना है। हम इनका पौधा ऊपर ऊपर से काट सकते हैं और इनकी जड़ों को हमें मिट्टी में ही रखने देना है ताकि जड़ों में जो बैक्टीरिया होता है वो बाद में आपके लिए खाद बना सके। तो ये जानकारी थी आच्छादन के बारे में। तो देखा आपने कितना आसान है पेड़ पौधों के अवशेष से, मिट्टी से या अन्य फसलों से अपने मृदा का एक सूक्ष्म पर्यावरण अनुकूल रखना और अपने पेड़ पौधों तथा जड़ों की विकास और वृद्धि को अनुकूल रखना। इसके साथ ही ये आच्छादन जैसे घटक आपके मृदा की सेहत, ओवरऑल जो उसकी हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वाफ्सा के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी आवश्यक लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अन्य किसानों के साथ शेयर करें। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉग जाइए। अपने ब्लॉग में आत्मा की एक टीम मिलेगी जिसमें 1 BTM होगा और 2 ATM होंगे। आत्मा टीम की सहायता से आप भी आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। प्राकृतिक खेती कर इसके रिजल्ट्स अपने आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।